एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया था कि अगर आपको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोला जाए तो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही समझिएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चाहिए तो उसको हम फिर से हम बता देते हैं, फिर से सारा क्लासिफिकेशन एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। टेक्निकली मतलब सही बात करी जाए तो क्या होता है टेलीस्कोप, मैं पूरी बात बता देता हूँ, ठीक है। तो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। सवाल उठता है टेलीस्कोप कितने प्रकार का होता है। तो सवाल का जवाब आया दो प्रकार का होता है, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टाइप कंपोज्ड ऑफ लेंसेज ओनली, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिंग टाइप में हम कह सकते हैं या कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड ऑफ क्या, कंसिस्ट ऑफ लेंसेज ओनली। एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप में लेंस भी लगते हैं और मिरर भी लगते हैं, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ लेंसेस एंड मिरर्स। आगे इसके बाद अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप दो प्रकार के होते हैं। इसकी भी टाइप की बात कर लेते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस का इस्तेमाल होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, टेरेस्ट्रियल में 3 का होता है, ठीक है। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेस और इसमें कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्वेक्स लेंसेस, ठीक है। ये हो गया। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है तो इसमें भी टाइप की ही बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं बस, बहुत ज्यादा डेरिवेशन तो पढ़ना नहीं। एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप जिसका हम लोगों को केवल डायग्राम पढ़ना है। जब डायग्राम पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप चाहें तो यहीं तक सीमित रहें, ठीक है। मतलब मेनली जो डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, ठीक है। जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि 2 लेंस लगते हैं। टेरेस्ट्रियल वाले का केवल रे डायग्राम ही देखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं देखना है इसका। न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रेन ठीक है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो जब हम लोग इसको भी बना के देखेंगे, इसके भी केवल रे डायग्राम ही पढ़ने हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे कि हमें जो डिटेल्ड स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल वाले ही करनी है। टेरेस्ट्रियल की केवल रे डायग्राम पढ़ना है, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन का के योग्य है कि why
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर प्रिफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रेफर क्यों किए जाते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से, ये रीजनिंग में पूछा जाने वाला सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि जब हम लोग लेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं, तो जितनी बार लेंसेस से लाइट पास होती है, लेंस उतने बार लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो ब्राइटनेस होगी इमेज की, जो हमारी आंखों पे जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, वो डल बनती है, उतनी शार्प एंड ब्राइट इमेज नहीं बन पाती जितनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब बनती है, बट आई एम कंपेयरिंग है ना, कंपैरिजन की बात करी जा रही है। तो ब्राइट इमेज किस में बनेगी, जो लाइट को ज़्यादा नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के केस में, मिरर के केस में, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो मिरर के केस में लाइट एब्जॉर्ब कम होती है। इससे क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है, वैसे भी थोड़ी बहुत आती है, तारे टिम 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 करते हैं, क्यों टिम 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 करते हैं, क्योंकि बहुत दूर है, उनसे जब लाइट आती है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि टेलीस्कोप के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि वो कम से कम लाइट को वेस्ट करे, ठीक है। जब लाइट वो कम से कम वेस्ट करेगा, ठीक है, तब ज़्यादा से ज़्यादा वो इमेज को बना पाएगा ब्राइटली, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी होगी उतना ज़्यादा इमेज क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी। सवाल का जवाब समझ में आया। तो वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, because in reflecting telescopes we use mirrors which comparatively absorbs less amount of light energy, due to which a bright, comparatively bright image of the distant object, comparatively bright image of the distant object is formed for the observer। आई बात समझ में। And in case of refracting telescope, there are lenses which absorb light energy much more in comparison to reflecting telescopes. That's why the image formed by the refracting telescope is comparatively blur, या comparatively less intense or less bright, whatever you can write, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक सवाल का जवाब ये हुआ। एक और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला, हाँ कंपैरिजन वाला ही कह सकते हैं। टेलीस्कोप में नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा लेंस लगाया जाता है। आपको याद है हमने कहा था माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा लिया जाता है और टेलीस्कोप में उल्टा कर देते हैं, बड़ा हो जाता है। मैंने ये भी बोला था उस समय कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग माइक्रोस्कोप को पलटा के देखें तो टेलीस्कोप हो जाए, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होना चाहिए। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, हमने जो बताया। ज़्यादा जगह होगी ऑब्जेक्टिव के पास तो ज़्यादा लाइट को अकोमोडेट कर पाएगा। तुम इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लगाओगे केवल इतनी भर की लाइट आएगी, जरा जरा से चुन्नू चुन्नू लाइट आ रही वहाँ से, ठीक है, उतनी क्लियर शार्प ब्राइट इमेज नहीं बन पाएगी। हबल टेलीस्कोप का नाम सुने हो ना, ठीक है, बड़े बड़े टेलीस्कोप जो होते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप बहुत हाइट पे लगाया जाता है, सो दैट जो एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन वगैरह है उससे भी थोड़ा ऊपर करके इस पर सेटिंग बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पोल्यूशन बहुत है, डेंसिटी डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो जब लाइट हम तक पहुँचती है तो और ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, और जितनी ज़्यादा चीज़ों से होके गुजरती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आई बात समझ में। इस वजह से ये रीज़न है कि हम लोग टेलीस्कोप को, जो अच्छी क्वालिटी के टेलीस्कोप, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक बड़ा सा टावर होता है, बिल्डिंग, टावर लाइक बिल्डिंग होती है, उसमें उसके ऊपर वाले फ्लोर पे टेलीस्कोप लगाया दिखाया जाता है। कारण यही है, ठीक है। तो समझ गए ना, बड़ा अपर्चर इसलिए ताकि ज़्यादा लाइट, उस बड़ा अपर्चर होगा, ज़्यादा एरिया होगा, ज़्यादा लाइट वो कैप्चर कर पाएगा। उस ज़्यादा लाइट को जब फोकस करता है हमारी तरफ
तब हम लोग ठीक ठाक देख पाते हैं। चंदा मामा कहाँ हैं, सूरज पिताजी कहाँ हैं, जो भी है वो सब कहाँ हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारे पास इस समय जो मौजूद है वो पढ़ने के लिए तैयार है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, इसके लिए लिखिए लिखिए, इट इज अ टेलीस्कोप used to see heavenly bodies। टेक्निकली देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में ही हमने लास्ट में बोला था, हेवनली बॉडीज वाला। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is used to see heavenly bodies like stars, planets, etc. like stars, planets, etc. ठीक है, ओके। हेडिंग डालते हैं कंस्ट्रक्शन। इसका भी वही माइक्रोस्कोप जैसा ही है ना। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, स्लाइडिंग ट्यूब्स होती हैं, एक छोटा लेंस एक बड़ा लेंस, है ना, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। फटाफट लिख लेते हैं, लिखिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इट कंसिस्ट ऑफ a long cylindrical metallic tube, long cylindrical metallic tube. It consists of a long cylindrical metallic tube carrying at one end an achromatic convex lens, achromatic convex lens of large focal length and large aperture, achromatic convex lens। याद है ना, achromatic हम लास्ट में बता चुके हैं। achromatic convex lens of large focal length and large aperture, large focal length and large aperture, which is called the objective lens, which is called the objective lens, which is called the objective lens, full stop। At the other end of the tube, at the other end of the tube is fitted, at the other end of the tube is fitted a smaller tube, is fitted a smaller tube which can be moved, smaller tube which can be moved in and out of the bigger tube, in and out of the bigger tube, in and out of the bigger tube by a rack and pinion arrangement, bigger tube by a rack and pinion arrangement, by a rack and pinion arrangement, full stop। At the other end of the smaller tube, at the other end of the smaller tube is fitted an achromatic convex lens, an achromatic convex lens of small focal length, achromatic convex lens of small focal length and small aperture, small focal length and small aperture, which is called the eyepiece, which is called the eyepiece। देख लिया? चलिए अब हम लोग रेडी हैं वर्किंग पढ़ने के लिए। तो हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग, केस नंबर 1 वर्किंग लिखिए, उसके अंदर केस नंबर 1 सब हेडिंग डालिए। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हथियार निकाल लीजिए और डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाइए।
when final image is formed at least distance of distinct vision. When final image is formed at least distance of distinct vision. देखिए चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी हमेशा की तरह। एक लेंस की व्यवस्था करनी है हमें, एक लेंस हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही टेढ़ा कंसेप्ट है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंफिनिटी पे है, ए और बी विच इज एट इंफिनिटी। सो लॉजिकली जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। एक रे को हम लोग जब पास करें तो बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। जब बनाइएगा इसको तो इसको बहुत क्लोज इससे निकालिएगा। पहले तो आप यही रे बनाइए, कौन सी वाली, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। नहीं समझे बात को? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली ये रे बनाइए। अब आपको ऐसी ही एक रे पैरेलल बनानी है, लाइक दिस। हमेशा पैरेलल ना कर देना, क्योंकि जब लेंस से गुजरेगी ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है ना ये। तो इस इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट हो रहा है ए डैश बी डैश यहाँ। और जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किए थे कि हमारा जो अगला लेंस होता है वो आईपीस होता है, और आईपीस काम करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर मैं इसको देखिए इसके इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ओ लिखेंगे ना, और ये हो गया फोकस, सेकेंड फोकस ऑफ आईपीस। अगला लेंस कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। और गुरुजी ने सिखाया था कि अगर ये पॉइंट आप देखें तो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। आपको इमेज कहाँ बनानी है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलो मान लेते हैं यहां बनेगी। कैसे डिसाइड करोगे, मैं बता चुका हूं। इसको लेते हुए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे बनाएंगे। जब इसको बनाएंगे तो इसको आप पीछे तक लेके जाएंगे, इसको आप पीछे तक लेके जाएंगे लाइक दिस। ये हो गया, समझ गए? ठीक, ये आपका इतना तो डिसाइड हो गया कि ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज यहां बन गई। क्लियर? अब बाकी काम भी आप करना जानते ही होंगे। क्या करना है, हाँ जी, इसको इससे ज्वाइन करा लीजिए, डॉट डॉट लाइन बनाइएगा, क्योंकि इधर तो एक्सटेंड किया हुआ होता है ना। ये जो ये बनेगी, ये जब आप स्केल लगा खींचेंगे तो बाकायदा आप ऐसे बना पाएंगे। ठीक है, इन द सेम वे जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो बाकायदा आप इसको ऐसे बना पाएंगे। ठीक है, जुगाड़ वाला काम है बॉस। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप रेडी हैं लेंस का साइज डिसाइड करने के लिए। इधर तुम्हारा कजरारे नैन तुम्हारे ये हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इतना तो क्लियर हो गया कि करस्पॉन्डिंगली इतना ऊपर और इतना नीचे हम लोग बना देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज आवर आई पीस ECE, और कंपैरेटिवली इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इससे बड़ा ले लीजिए, मतलब यहां से यहां तक खींच डालते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, ये बना लेना जैसा बन गया, बन पा रहा। चांदा जानते हो ना, वही लगा लेना। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। ठीक, चलिए
एक बात तो तय हो गई कि ऑब्जेक्टिव के लिए, वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई कहाँ, इन्फिनिटी पे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस हो गई ये, जिसको आप वीओ कह सकते हो। ये ऑब्जेक्ट इस वाले लेंस के लिए ऐसा इमेज काम करेगा, तो ये हो गया यूई, और फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन गई, लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी वी बराबर डी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने जो, देखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान समझिए, अभी एक चीज और समझानी है आपके यहाँ पे, इमेज ने जो एंगल बनाया उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं। अभी तक हम लोग एक अलग डायग्राम बनाते आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये इतना दूर है ऑब्जेक्ट कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा टेलीस्कोप हम बना दें, वो उसके लिए कैसा है, एक पॉइंट जैसा है, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम, आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो, मतलब यही आई मान सकते हैं आप, पूरा आप टेलीस्कोप ही आई मान सकते हैं, यानी कि जो एंगल डायरेक्टली सबटेंड हुआ दैट इज दिस वन, इसी को आप क्या कह सकते हो, अल्फा। नहीं समझे बात को भाई, ऑब्जेक्ट जो आई पे एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं अल्फा, और ये चाहे जितना बड़ा टेलीस्कोप हो, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी कोई औकात ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यानी सामना किससे हुआ, आई से, यानी बात तो वही हो गई ना। तो यानी ये एंगल अगर अल्फा, तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा, होगा, इतना ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद हम लोग m निकालने की तरफ अपना कदम बढ़ा देंगे। देखिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं, जिसका बेसिकली कंसेप्ट हमको बताइए कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है, एंड यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा आर स्मॉल होने भी चाहिए, है ना, क्योंकि जब चीज़ें दूर हो जाती है तो उनका विजुअल एंगल वैसे भी छोटा हो जाता है ना। इस मुताबिक m बराबर बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा लिखा जा सकता है, अल्फा को टेन अल्फा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा को लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन माइनस का ui, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये हो गया a डैश b डैश, चलो अच्छा पहले टेक्निकली लिख लेते हैं, b डैश e, ठीक है। टेन अल्फा को लिख सकते हैं, ये देखो टेन अल्फा, इस वाले a डैश b डैश अपॉन ob डैश, a डैश b डैश अपॉन ob डैश, a डैश b डैश से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी a डैश b डैश है, नीचे भी a डैश b डैश है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ob डैश अपॉन b डैश e। इस प्रकार से अगर वैल्यू रखी जाती तो ob डैश o से b डैश, हाँ एक बात और क्लियर कर देता हूँ, देखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनेगी, नहीं बनेगी, लॉजिकल बात है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो लेंस के फोकस पे इमेज बनती है, तो इसका मतलब ये जो वीओ था वो एक्चुअली किसके बराबर था, एफओ के बराबर था। तो यानी आपका ओ बी डैश जो है किसके बराबर हो गया, एफओ के बराबर हो गया। तो ये प्लस का एफओ होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में मेजर हुआ है यहाँ पे, और ये तुम्हारा जो बी डैश ई है ये लेफ्ट साइड में मेजर हुआ है, तो माइनस का यू ही हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हमें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के टर्म्स में देना पड़ता है। तो अगर हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एफओ लिखा जाएगा, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफई लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आईपीस के लिए वर्कआउट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, भूलना नहीं लिखना है, ये आईपीस था लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फॉर आईपीस लगाया जाता है क्योंकि ऑलरेडी एफओ तो आ ही चुका है, देख रहे हैं आप, एफओ तो आ ही चुका है, एफई नहीं है बस। एफई तब आएगा ना जब हम आईपीस के लिए कैलकुलेट करेंगे।
आईपीस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब डिराइव हो जाएगा अभी। 1/f, f जो होगा वो f ही होगा प्लस का, नहीं होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस का होगा, बात ना करें। 1/v फाइनल इमेज, v जो है वो बेसिकली v है और ये किसके बराबर, d। कौन सा d, माइनस d, क्योंकि ये इधर है, इट इज माइनस d, माइनस 1/u, कौन सा u, ue, वो भी माइनस। आ गई बात समझ में? हमको क्या चाहिए था, माइनस का FO/UE, FO से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग FO, यहां लिख दे रहा हूं, जगह कम है, ठीक है, थोड़ा इधर आ रहा है, देखिएगा, तो FO से मल्टीप्लाई कर दिया तो FO/FE इज इक्वल टू माइनस का FO/D और प्लस का FO/UE। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस का FO/UE, कुछ लोगों के दिमाग में दर्द हो रहा होगा, इसको इधर का लिया माइनस में हो जाएगा, एक्चुअली डायरेक्टली हमको यही चाहिए, ये तो FO/UE लिखा है ना माइनस का, तो हमने माइनस का FO/UE इधर कर दिया है ना, और माइनस का FO/FE इधर हो जाएगा जब ये जाएगा, और माइनस का FO/D ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन FO/UE को मैं क्या लिख सकता हूँ, m बराबर माइनस का FO/FE माइनस FO/D, है ना। कुछ लोगों के लिए अब यहीं तक आंसर ठीक है, बट कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा दिखने लगता है थोड़ा, तो माइनस का FO/FE अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस FE/D हो जाता है। ये है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। आई बात समझ में? और अब आप समझ ही गए होगे, जब इन्फिनिटी में बनेगा तो ये 1 गायब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसको ही बता देते हैं। चलिए केस 2 लिखिए। When final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, आपको मैंने लास्ट टर्न पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने ये बात बता दी थी कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनवानी है तो ये बात तय है, बात ना करें, ये बात तय है कि आपने इस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इसके फोकस पे आनी चाहिए। अभी तक क्या था कि ये जो इमेज बनी थी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आई थी, लेकिन अब क्या करना है कि आपका ये इस लेंस से बनाया हुआ जो इमेज है वो इसके फोकस पे आना चाहिए। यानी टेक्निकली देखा जाए तो FO और FE' इस केस में सेम जगह पे हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि इमेज 100% FO पे बनेगी, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमें फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे लाने के लिए इस लेंस के फोकस पे रखना होगा। यानी सेटिंग लेंस की ऐसी बनानी होगी कि दोनों एक ही जगह पे आ जाए। तो जब ऐसा होगा तो हमारी रेज जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ये तुम्हारा इतना चेंजमेंट आएगा, करेक्ट। तो इससे और क्या परिवर्तन हुआ कि जो UE है हमारा, ये हमारा आईपीस है, जो UE है तो किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही हो गया सब कुछ, है ना। UE के प्लेस पे क्या रख दें, FE रख दिए, हो गया क्लियर। इसलिए m बराबर क्या हो गया, माइनस का FO/FE
FE। आप अल्टीमेटली पिछले वाले फॉर्मूले में देखिएगा, उसमें भी अगर 1 हटा देंगे तो यही हो जाए। आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अब आखिरी पॉइंट है इसका, लेंथ के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप की लेंथ के बारे में केस नंबर 1, पहले केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होता है, पिछले वाले केस की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 1 की बात करूं, तो उसमें आपको दिख रहा होगा इस चीज को FOE कहा गया था और ये वाला UE था। तो मॉड ऑफ UE केवल जानबूझ के मॉड लगा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस मत ले लेना। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L = FO + मॉड ऑफ UE। और अगर हम केस नंबर 2 यानी जो डायग्राम अभी बना हुआ आप देख रहे हैं, इसकी बात करें, यानी व्हेन फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी की बात कर लें, तो आपका L जो हो जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो FO + FE के बराबर होगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। आप साइन मत रखिएगा लेंथ निकालने के मामले में। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉपी कर लीजिए। बोले क्वेश्चन, अ स्मॉल टेलीस्कोप has an objective length of focal length. A small telescope has an objective length of focal length 140 centimeter, focal length 140 centimeter, and an eyepiece of focal length 5 centimeter. ठीक है, eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the magnifying power of the telescope when, एक मिनट, what is the magnifying power of the telescope for viewing the distant objects, for viewing the distant objects, for viewing the distant objects for viewing the distant objects when, A पार्ट लिखिए, the telescope is in normal adjustment। इस क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिलेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ए पार्ट में लिखा है द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो दैट इज when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity। B part लिखिए, the final image is formed at least distance of distinct vision। B part लिखिए, the final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो। टेलीस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो FO/FE होता है जब इन्फिनिटी का केस होता है, पढ़ाया था। तो बस वैल्यू रख दीजिए, FO की वैल्यू 140 है, FO की वैल्यू 140 है और FE की वैल्यू 5 है, सॉल्व कर लेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, FO/FE 28 निकाल चुके हैं सेकंड केस में। D की वैल्यू 25 है और FE की वैल्यू फिर से 5 है, सॉल्व कर लेंगे तो 33.6 आ जाएगा। हो गया। ठीक है, इजी होता है टेलीस्कोप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बोले, लिखिए, a small telescope has an objective lens
A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter. A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. Full stop. What is the magnifying power? What is the magnifying power of the telescope? What is the magnifying power of the telescope? Question mark. What is the separation between objective and eyepiece? यानी length of telescope पूछा गया. What is the separation between objective and eyepiece? तो पहली बात स्मॉल टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की जो है वो 144 है और आईपीस की 6 है. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वैसे इसमें मेंशन होना चाहिए कि किस कंडीशन में. ठीक है, तो इसमें वैसे अंडरस्टूड रखा जाता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन. फिर भी लिख लीजिए क्वेश्चन में आप अंडरस्टूड क्या रखना. क्वेश्चन में व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप लिखा है. ठीक है, उसमें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. ठीक है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट बढ़ा दीजिए. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? FO अपॉन FE हो जाएगा. FO 144 हो गया, FE 6 हो गया. सॉल्व कर लेंगे 24 आ जाएगा. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा गया, FO प्लस FE होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था. ठीक है, तो FO 144 FE 6 कुल मिला के कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर. गॉट इट? इस प्रकार से टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल हो गए. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस और उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है, विच विल बी द लास्ट पार्ट.